हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 15। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि आपके बीपीएसएससी के पैटर्न पे ही होगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोरिंग क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चंस को कैसे आप करोगे, देखिए डायरेक्ट आप चाहो तो याद करके रख सकते हो कि पंच जो कोण होते हैं, पंचभुज कह सकते हैं, 5 कोणों की सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है, अगर आप इसका निकालना चाहो तो मैं आपको वो बताता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको देखिए सॉल्व करते हैं। आंतरिक कोणों का हमसे पूछा जा रहा है कि योग क्या होगा। तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताया है उसमें बताया फ्रेंड्स कि आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो कोणों का योग आप इस तरह से निकाल सकते हो। कोणों का योग के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया था n-2 इंटू 180, ये इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, आंतरिक कोण यानी देखिए 5 भुज है, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 5 दी गई है। तो इस 5 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, 5 - 2 यानी कि 3, और 3 का 180 से गुना करूंगा तो 18 यही 54, 540 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपके लिए एक छोटा सा मैं आपको तरीका देता हूँ फ्रेंड्स, आप उस तरीके पे भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चंस में पूछ लेता कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो आप याद रखेंगे। देखिए कोणों का योग के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अंतःकोण के लिए अगर आपसे पूछ ले प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण का प्रत्येक आंतरिक कोण अगर निकालना चाहे तो आप कैसे निकालोगे, प्रत्येक कोण। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, सेम टू सेम यही होता है, लेकिन आप उसमें जितने भी संख्या होगी उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बटे में n कर दोगे। इस तरीकों को आप याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन से यहाँ से दोनों फॉर्मूले से बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे किसी खोखले पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया तथा आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पाइप के निर्माण में उपयोग की जाने वाले धातु का आयतन क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले बाहरी व्यास दिया गया, यानी कि कैपिटल आर हम मान लेते हैं कि बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसको छोटे आर से लिखते हैं, यानी कि स्मॉल आर की जो व्यास दिया गया था वो था 3 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आपसे ये पूछा है कि पाइप के निर्माण में, यानी कि सर आपके पास लंबाई भी दिया गया, यानी कि ऊंचाई आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सॉरी याद क्या रखना है, मतलब दिया गया। ठीक है, यानी कि ऊंचाई जो दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कि पाइप के निर्माण में उपयोग की जाने वाले धातु का आयतन। तो देखिए ये जो पाइप है फ्रेंड्स किस टाइप का, तो बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार पाइप है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन हम लिख सकते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास दो टाइप के, यानी कि खोखला बेलन था जिसमें बाहरी और आंतरिक दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। सेम टू सेम फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से फार्मूला हो, जब भी खोखले बेलन के अगर बारे में बात की जाती हो, तो उस टाइप का आयतन जो होता है इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे हम लोग सारे की फार्मूला को बैठा देंगे। 22/7 यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल आर की मान 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आर स्मॉल 1.5 का स्क्वायर मैंने कर दिया, इंटू एच, एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 22/7 को ज्यों का त्यों लिखा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी, 2 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 3.5, और उसमें से 2 एक बार घटाएंगे, 2 माइनस 1.5 तो 0.5 आ जाएगा, और उसके बाद ये 20। अब देखो इसको मैं कटा कर लिख सकता हूँ कितना, 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, 0.5 मैंने लिखा। अब इसको मैं इस तरह से देखिए कैसे लिख सकते हैं, 22 गुने 50 25 और 2 पॉइंट, यानी कि 25/100 लिख सकता हूँ, 25/100, और ये आपका गुना में 20। कोई दिक्कत। अब देखो 20 25 100, इसको मैंने कटा दिया, और 5 से ऊपर में ये 5 कट गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 22 गुने 5 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आपके पास दिया गया बी tan थीटा इक्वल टू ए की बराबर है। आपसे पूछा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको बनाने के लिए 2 मेथड होता है। चाहो तो आप इसका, जैसे कि यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा यानी कि ए बटे बी होगा। अभी आप करोगे क्या कि इसको tan थीटा ए हो गया तो साइन थीटा को अलग निकालोगे, कॉस थीटा को अलग निकालोगे, लंबाई इसको आधार मान करके, यानी कर्ण निकालोगे। इसके लिए मैं आपको ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आपको मैं बताता हूँ एक तरीका।
आप क्या करो कि इन दोनों में ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस थीटा से अगर मैं भाग करता हूँ तो क्या होगा, देखिए कॉस थीटा से भाग करूँगा तो ये साइन बट्टे कॉस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए टैन थीटा, और वापस यहाँ पे देखिए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस कॉस खत्म, यानी कि बी बचेगा। नीचे देखिए क्या बचेगा, फिर से साइन थीटा बट्टा में कॉस, यानी कि टैन हो जाएगा यहाँ पे, और वापस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस से डिवाइड किया तो क्या खत्म, ये कॉस खत्म, यानी कि बी बचा। अब मैं आपको ये बोलूँ कि टैन थीटा की वैल्यू आपके पास दी गई थी, तो आप यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू रख लेंगे ए, और टैन थीटा की वैल्यू ए बाई बी रखेंगे, और माइनस में का बी इधर हो जाता है, और फिर से वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे, प्लस में बी हो जाता है। अब इसको देखो फ्रेंड्स क्या होता है, ए स्क्वायर और इसको एलसीएम लगो तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बटा में आपका बी है, नीचे भी बी है, तो ये तो थर्ड और फोर्थ बटा जो कट ही जाएगा, तो यानी कि अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप उस तरह से करोगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लेकिन इस तरह से करोगे तो बहुत शॉर्ट कर सकते हो, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की दुगनी आयु का है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक फादर हो गया और एक सन है। ठीक है, फादर और सन, और ये प्रेजेंट की बात की, इसलिए मैं पी से डिनोट करता हूँ। पी यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, और बोला क्या जा रहा है कि अब पिता अपने पुत्र का दुगना है। तो जो पिता है वो अपने पिता का दुगना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे क्या बोल रहा है कि 25 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 25 ईयर्स एगो। ठीक है, 25 ईयर्स एगो की बात की जा रही है, और ये जो कह रहा है कि पुत्र से 7 गुना आयु का था, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो रेशियो डिफरेंसेस होता है आप उधर मल्टीप्लाई करो, तो 7 और यानी कि इसमें 6 का डिफरेंस ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऊपर में क्या कर सकते हैं, तो 6 दूना 12 और ऊपर में 6 हो जाएगा, 12 अनुपात 6, और नीचे देखिए 7 और वापस 1, कोई दिक्कत बिल्कुल। अब आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंसेस बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे भी 6 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे भी 6 का अंतर हो रहा है, तो ये इक्वल करने के लिए इस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का यूनिट का अंतर कितना है, 12 और 7 का देखो यूनिट, तो 5 यूनिट का अंतर है। और अगर यहाँ पे देखो तो ईयर में कितना का अंतर है, प्रेजेंट से 25 साल पहले, यानी कि 25 साल का अंतर हो रहा है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि 5 यूनिट का जो अंतर हो रहा है वो 25 साल के बराबर है। कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट का जो अंतर है वो 25 साल के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट का अंतर 5 ईयर्स हो जाता है। जब ये 1 यूनिट का अंतर 5 साल हो जा रहा है, अब आपसे क्या पूछा गया, उनके दोनों की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो दोनों की ये थी, ये फादर था और ये सन था, तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पच्चे देखो कितना होता है, 12 पच्चे अगर करेंगे तो 12 पच्चे 60, जो कि फादर का 60 निकल जाता है, और ये 5 छक्के 30, यानी कि सन का 30 निकल जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, 30 वर्ष और 60 वर्ष, यानी कि सन की आयु 30 वर्ष और जो पिता था फादर था उसका 60 वर्ष। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाओगे तो सिंपली शॉर्ट करके बना सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको एक्स मानकर भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा क्योंकि ये यूनिक मेथड होता है और काफ़ी अच्छा मेथड होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण यानी कि पास होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कई बार कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको ये फिर से बताता हूँ। देखिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश में कितने यहाँ पे पास होने की बात की जा रही है, 80% पास होते हैं। मैथ्स में कितने होते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स में 85%, 85% मैथ्स में पास होते हैं। और बोला जा रहा है कि दोनों विषयों में मिलाकर के कितने हो रहे हैं, तो इस तरह से हम लिखते हैं कैसे इसको, ई और एम, यानी कि दोनों में विषय में कितने हो रहे हैं फ्रेंड्स, बोल दिया गया है दोनों विषय में मिलाकर के 75% हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट देखिए फ्रेंड्स, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरह से निकाल सकते हैं कुल कितने उत्तीर्ण हुए। तो मैंने आपको बताया इस तरह के फॉर्मूला क्या होता है कुल निकालने के लिए, इंग्लिश और मैथ्स में निकालने के लिए आपका फॉर्मूला पता होता है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पे आपका ये m होता है, और इन दोनों को ऐड करके हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, आपका ये घट जाता है, इस तरह से करते हैं। क्लियर, इस तरह से करने से क्या होता है कि आपका कुल निकल जाएगा कि कुल कितने पास हुए हैं। देखिए यहाँ पे P 80% हो गया, और ये आपका 85% था, और ये आपका 75% था। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो 165 और आपका 75 घट जाएगा, यानी ये कहेंगे कि 90% जो हुए वो टोटल क्या हुए कि पास हुए। ठीक है फ्रेंड्स, 90% दोनों विषयों में पास हुए हैं। क्लियर, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितने, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या आ गया कि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए।
तो जब 90% पास हुए तो क्लियर है कि 10% फेल हुए होंगे। 10% फेल का वैल्यू कितना दिया गया, 40 के बराबर दिया गया। तो अब आपसे पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। तो 10% फेल हुए, तो आपको पता है कि 100% पे टोटल होता है, तो 100% हम निकाल लेंगे, यानी 10% की वैल्यू जो कि 40 है, तो 100% की 400 बिल्कुल करेक्ट होगा। कुल परीक्षार्थी जो थे वो 400 थे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z का अनुपात जो दिया गया 2:3:5 के साथ है, और आपसे पूछा है कि x/y/z का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कह सकते हैं इस तरह से, तो आपको मैं बता दूं 1/x का मतलब क्या लिखा गया, 2 के बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि x का अनुपात क्या है, 1/2। इसी तरह से y का अनुपात हम देखें तो क्या होगा, y का अनुपात 1/3, और z का अनुपात देखें तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/z, z का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/5। हमें निकालना इन तीनों का रेशियो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2, 1/3 और 1/5 इस रेशियो में होगा। इस रेशियो को हम लोग एग्जैक्ट रेशियो में लाने के लिए क्या करते, क्या है, नीचे का एलसीएम ले लो। 5, 3 और 2, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 30। 30 एलसीएम हो गया, ऊपर में कितना होगा, 15 हो जाएगा, ऊपर में फिर आपका 30 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इन तीनों के एग्जैक्ट जो रेशियो होगा वो 15, 10 और 6 के अनुपात में होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी मिलकर के उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर के 36 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके मेथड कई प्रकार के होते हैं इसके बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। सेम टू सेम यहाँ पे ये कह सकती कि बी और सी मिलकर के उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, और सी और ए मिलकर के उस कार्य को 36 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस बनाना होगा तो आप तीनों को एलसीएम लीजिए, यानी कि जो दो लोग हो तो दोनों का एलसीएम, 3 लोग हो तीनों का एलसीएम, टोटल वर्क निकल जाता है इससे। 18, 24 और 36 का एलसीएम आप देखोगे तो 72 हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली। अब यहाँ से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। 18 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि इसकी इफिशियंसी, इनकी कार्य क्षमता निकल जाती है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 18 से डिवाइड करते तो 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों को एक साथ कराया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ कराया जाए तो क्या हमारा राइट आंसर आएगा। टोटल वर्क तो हमारा 72 था, ठीक है। अब इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 4, 3, 7 और 2, 9। अब ये 9 तो मैंने कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे डबल डबल थे, ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर। अब देखो 18 नवा जो था आपका 8 नवा 72 और 8 दूना कितना होगा, 16। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं अगर तीनों को एक साथ कराया जाए तो। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया हो जाता है। अब आप इसको देखते ही कहोगे कि मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू बनाऊंगा, लेकिन अगर आपने हमारे इस वीडियो को देखा होगा, पहले की वीडियो को, तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बिल्कुल ईजिली। तो देखिए कैसे करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया गया 328 रुपये। 328 में चक्रवृद्धि ब्याज लिखता हूँ, और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमें मूलधन निकालना, तभी हम आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी धनराशि पर पूछा जा रहा है, तो धनराशि तो हमें पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, 328 का हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पी, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 328 है और 5% दर दिएगा। तो मैंने आपको बताया क्या कि 5% जब दर रहता है, तो अगर 2 वर्ष की बात की जा रही हो तो आप इसको कैसे करते हो, 5 दूना 10 और आपका 25, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से हमारा रेट निकल जाता है। अब यहाँ पे मैं इसी को पुट करने वाला हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज में, तो इसको मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो ये आपका देखिए पॉइंट्स के लिए 2 0 आएगा, और परसेंटेज अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा। अब इसको देखो मैं 25 से कटाता हूँ, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं कटाऊँ तो ये 8 बार में खत्म हो जाता है, यानी कि 41 8 328 आपका कंप्लीट कट जाएगा। 8 चौका 32 और यानी कि 100, कुल मिलाकर देखें तो 3200 हमारा जो कि मूलधन निकल जाता है। आप चाहो तो फॉर्मूले के थ्रू भी निकालोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप उसको
इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए। जब आपके उसमें मूलधन निकल गया तो रेट आपके पास सेम टू सेम वही रेट पे निकालना है और वही टाइम पे निकालना है, यानी 5% और टाइम आपका 2% पे चक्रवृद्धि एसआई निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो 5×10 32 × 10 यानी कि 300 कितना हो जाएगा 32×10 320 रुपये, बिल्कुल ईजिली आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस टाइप के इक्वेशन में बस आपको ये रेट कैलकुलेट करने आना चाहिए। कभी कभी 10% देता है तो 10% के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप इसका दुगना करो, 10×20 10×20 हो गया, और आपके इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब 3 पॉइंट आता है तो तीसरे जो पॉइंट के बाद जस्ट एक अंक इसको इधर लाकर ऐड कर दो, 21% हो जाता है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 की वैल्यू लेना होता है। अगर मान लो कि 8% दिया तो कैसे करेंगे 8%, तो इसको देखो क्या करना होता है, 8×2 = 16, यानी कि पहले तो स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसका पहले 2 से गुना करेंगे और इसके बाद स्क्वायर कर देंगे, ये 64 इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2 सीरीज दिए गए, पहला तो 1 से लेकर के 100 तक दिया गया, और दूसरा सीरीज वापस क्या है कि 99 से लेकर के घटाते घटाते 1 तक आ गया। 2 सीरीज को ऐड किया गया और आपसे पूछा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ईजिली। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये प्राकृत संख्याओं की गिनती की संख्या या फिर प्राकृत संख्याओं के योग किया गया। तो हम लोग बस यहाँ पे वही फॉर्मूले को यूज करेंगे, n×n+1 और बाई 2। और यहाँ पे एक इतना के लिए हो गया, फिर से वापस हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, यानी प्लस का साइन यहाँ तक के लिए देंगे और उसके बाद फिर से आपका n×n+1/2। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल के बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका n क्या होगा, पहला इस सीरीज के लिए 100n है, यानी कि 100 और गुना 101 हो जाएगा, क्योंकि n+1 और बटे में 2 प्लस का साइन। और यहाँ पे दूसरे सीरीज के लिए कितना है, तो 99 से स्टार्ट किया था, तो 99 हमारा जो कि सबसे बड़ा वैल्यू होगा। 99 और 1 जोड़ देंगे तो यानी कि 100 और बटे में 2। अब इसको देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कटा सकते हो 50 और इसको फिर कटा सकते हो 50। अब इसको गुना करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, देखो कैसे, क्योंकि गुना करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। 99 × 50, दोनों में से 50 कॉमन ले लो, बहुत ईजिली कर सकते हो। 101 प्लस में 99 आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखो 50 और 101 99 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, और 5×2 = 10, यानी कह सकते हैं कि 10 पे 3 0 यानी कि 10,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n×n+1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री ट्रेन जो है एक स्टेशन से मालगाड़ी से जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो आपको बताना है कि मालगाड़ी की गति क्या है, मालगाड़ी की स्पीड क्या है। तो हम इसको मान सकते हैं फ्रेंड्स कि मालगाड़ी की जो चाल थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, मालगाड़ी की जो चाल थी वो x किलोमीटर/घंटा थी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि स्टेशन पॉइंट ये था, यहाँ से स्टेशन से मालगाड़ी पहले चल चुका है, मालगाड़ी चल चुका है, मान के चले कि वो यहाँ पर पहुँचा था बी पॉइंट पे। अब यहाँ पे जब पहुँचा था यानी कि 6 घंटे के बाद, 6 घंटे तक यहाँ पर वो पहुँच चुका है, क्योंकि आगे पढ़ रहा है क्वेश्चन में कि मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है कौन। अब वहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है, कौन सी ट्रेन, वापिस आपका ट्रेन स्टार्ट होता है कौन सा, तो ये यात्री गाड़ी पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट होता है। अब वो 4 घंटे के बाद इसको कवर कर लेती है, यानी कि 4 घंटे में ये कुछ ना कुछ और आगे बढ़ा होगा, तो 4 घंटे में सी पॉइंट पे आता है। और क्या रेफरेंस 4 घंटे में ये जो ट्रेन था वो कवर कर लेता है इतनी दूरी को। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर की स्पीड से ये कवर कर रहा है कौन, पैसेंजर ट्रेन। अब कह सकते हैं कि जितनी दूरी ये चलेगा उतनी ही दूरी तो इसको भी कवर करना है, क्योंकि ये पहले दूरी जितना भी चला होगा उसको ये 4 घंटे में पकड़ लेता है। बात सिंपल सी है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स कि एक, यानी कि ये कितना चला, 4 घंटे तो और चला है ना, 6 घंटे पहले चला था, 4 घंटे और चलने के बाद ये 4 घंटे में कवर कर रहा है। तो कुल मिलाकर मालगाड़ी कितना चला है, 10 घंटा। तो 10 घंटे में मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 40 इसका x था और इसकी दूरी जो कि कितना हो जाएगा, इसका जो कि समय कितना है 10 घंटे। तो 10 घंटे में वो x की स्पीड से चलती है, तो टोटल दूरी होता है, और इसी दूरी को कवर कौन करेगा, तो पैसेंजर ट्रेन, जो कि 4 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 4 गुने 90 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से 1 0 से आप 1 0 कटा लो, x की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी कह सकते हैं कि जो मालगाड़ी का ट्रेन था उसकी स्पीड कितनी थी, 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रहा था।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल जो शब्द है, ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जो शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट में होते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन इस टाइप के कराया हुआ था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। हमें क्वेश्चन ये देखना होता है फ्रेंड्स कि अल्फाबेट में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने लेटर इसमें दिए गए उनके बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ई एफ जी आता है कि नहीं, ई एफ जी यानी कि इसके बीच में एक लेटर गैप होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक लेटर गैपिंग कुछ दिया गया, तो पहला हमारा जोड़ा जो बन गया जी और ई बनेगा, जी और ई पहला लेटर हमारा यानी कि जोड़ा बन गया। क्लियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के हम लोग आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए अब इसमें क्या बन सकता है, अगर आप ध्यान से देखो यानी कि एल को देखो, एल के बाद क्या आता है एल एम एन, यानी कि एल एम एन, बिल्कुल करेक्ट है कि इसके बीच में एक जोड़ा यहाँ पर बन सकता है, तो एक और जोड़ा हम लोग लिख सकते हैं एल और एन का एक बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखो, आगे देख सकेंगे तो क्या हमारा बन सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें ए के बाद ए बी सी डी ई, बिल्कुल करेक्ट, देखो यहाँ पे एक बन जा रहा है, ए के बाद ई आना चाहिए, तो उसके बीच में जितने भी लेटर कम हो रहे हैं ए के बाद बी सी डी और इसके बाद ई आ रहा है, यानी कि 3 लेटर गैपिंग होता है, 3 लेटर बिल्कुल करेक्ट है, एक आपका बनेगा ए और ई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप कुछ और नहीं बना सकते हो क्योंकि देख सकते हो कुछ भी नहीं बनेगा, आर एस टी होता है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग नहीं है, एस आर एस बीच में अगर कुछ होता तो हो जाता, लेकिन अब आपके पास कुछ नहीं बन सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कुल 3 जोड़े पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 3 जोड़े पॉसिबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे इसको करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो आपसे पूछा है कि 22 सितंबर 1984 को क्या होगा। हमें दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो निकालना है आप उसको देखो। 22 सितंबर 1984 को कौन सा दिन था, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे हम लोग चीज़ करते हैं उसमें प्लस 4 प्लस आने चाहिए। 4 प्लस का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में से बताता हूँ। सबसे पहले इसको बनाने का मतलब क्या होता है कि 22 पर पहले जो डेट लिखता है उस डेट को लिखेंगे। सितंबर का कोड कितना होता है, सितंबर देखिए 5 से लग रहा है कि 5 रहता है, यानी कि सितंबर का कोड 5 होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो कि ईयर्स का कोड लिखते हैं, यानी कि 1900, तो 1900 का कोड मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, जैसे कि 1900 का कोड कैसे हम लोग याद करते हैं, देखिए 1600, 1700, 1800 और 1900, इसका कोड किस तरह से याद रखते हैं, यहाँ पे 6 होता है, यानी कि 1600 से लेकर के 1699 तक का कोड 6 होता है। उसे 1700 के देखें तो 4 2 0 6 420 होता है इस तरह से। तो यहाँ पे 1700 यानी कहने का मतलब कि 1701 से लेकर के 1799 तक का जो भी ईयर्स आएगा उसका कोड 4 लिखेंगे। यहाँ पे 1900 आ रहा है, 1900 के लिए कोड कितना हम लिखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस देंगे और उसके बाद जो ईयर्स रहता है 84, तो 84 को डायरेक्ट आप 84 लिखोगे, जो भी रहता है उसको दोनों डिजिट को लिखते हैं और उसके बाद फिर से 84 को 4 से डिवाइड करके लिखते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 84 को, तो 21 बार में टोटल कट जाता है, जितना टोटल कटता है उसी को लिखते हैं, पॉइंट में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं जो बोल रहा था 4 प्लस आने चाहिए, तो 1 2 3 4, ये 4 प्लस आएगा तो ही आप समझो कि करेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको आप टोटल को 7 से डिवाइड करोगे। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करो, देखो करना क्या होता है, आपको सिर्फ देखना होता है कि कितने शेष बचते हैं। देखो 7 या 21, यानी कि ये काम खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में। देखो 7 से कटाएंगे तो 7 या 21 काम खत्म, इसके कोई मतलब नहीं होता। अब हमारे पास कोई भी शेष, कोई भी डेट शेष नहीं बच रहा है। 12 7 84, ये भी काम खत्म, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो 22 और 5 27 होता है, 27 होने का मतलब अगर नहीं जोड़ना चाहते तो इसको कटा सकते हो। 7 या 21, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पे 5 और 6, कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारे पास 6 डिजिट बच रहा है, यानी कि 6 शेष दिन बचता है। तो 6 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो मंडे आपका हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे और ये सैटरडे, यानी कह सकते हैं कि सैटरडे जो छठा दिन आ रहा है वो हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शनिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जिस तरह से आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 सितंबर 1984 को भी क्या होगा, वो शनिवार ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शनिवार दिया गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, गरिमा के लिए एक वर्ड दिया गया, यानी कि लेटर बनाया गया। गरिमा के लिए इस लेटर को लिखा जाता है, टीना के लिए इस लेटर को लिखा जाता है। आपसे पूछा है कि मार टीना के लिए कौन सा लेटर लिखा जाएगा। इसमें से जो भी लेटर जिसकी यूज़ किया गया, यानी कि एम ए के लिए देखिए
MA के लिए लास्ट में तो यानी कि 32 यूज़ किया गया, तो हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे। 32 स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन देखोगे तो 32 से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। आगे देख लेते हैं। उसके बाद R आना चाहिए। R का मतलब फ्रेंड थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे 5। अब आप ऑप्शन देखो, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैच करके देख सकते हो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार है, तो आपको बताना है कि शब्द का संबंध क्या होगा। तो वस्तु का संबंध परछाई से, यानी कि प्रत्येक वस्तु का परछाई होता ही है, तो उसी प्रकार शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, शब्द का जो संबंध होगा वो अर्थ से होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 39 की कक्षा में राम जो है वो श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां हो तो बताएं कि राम का आरंभ से क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से जो श्याम है उसका जो कि रैंक क्या है। तो कुल तो पहले हमारे पास पता है कि जो कुल रैंक है वो कुल बच्चे 39 बच्चे, ये तो क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि श्याम का आप स्टार्टिंग से निकाल लो कितने, श्याम का प्रारंभ से, ठीक है, प्रारंभ से उसके नंबर कितने रैंक पे वो आता है। कैसे निकालते हैं, तो प्रारंभ से निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल माइनस जो अंतिम से था वो और प्लस में आप ऐड कर लो 1। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 22 और ये प्लस में 1, यानी कि 23वें स्थान पर वो स्टार्टिंग से अगर करोगे काउंट तो वो 23वें नंबर पे आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे कैसे करना है इस चीज़ को देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो राम है वो श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि राम का आगे से रैंक क्या होगा। राम का अगर हम आगे से रैंक निकाले तो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि बताइए कि राम का आरंभ से रैंक क्या होगा। तो राम का आरंभ से अगर हम रैंक निकालें तो राम का आगे से जो कि रैंक अगर देखें तो देखिए 23 तो पहले से ये हो गया। 23 में से अगर हम इसको घटा लें कितना, स्टार्टिंग से अगर वो कितना पे था, राम श्याम से आगे 7 था, तो आगे 7 था तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। 23 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम का आरंभ से जो रैंक होगा वो 16 है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था जो राम था फ्रेंड्स वो श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, तो 23वें जब रैंक पे था तो उससे आगे यानी कि कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से है वो राम कितना पे है, तो वो 16वें रैंक पर है। देखिए ध्यान से कहने का मतलब टोटल जब 23 लड़के थे तो 23वां रैंक पर यहाँ पे जो श्याम था, ये श्याम का रैंक है स्टार्टिंग से इस तरह से, तो 23वें रैंक पर। और कह रहा है कि आगे से यानी कि इसके आगे 7वें रैंक पे थे राम थे इसके आगे, इधर था 7वां रैंक पे। तो क्या 7वां रैंक 7 आगे था, 7वां रैंक पे नहीं 7 आगे था। तो हम देखिए तो स्टार्टिंग से करेंगे तो कितना रैंक पे आता है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो नहीं निकल जाएगा, वही तो मैं इसको निकाला हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पे सीरीज क्या है कि 2, 3, 8 और 63। उसके बाद आपसे पूछा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले इस सीरीज को समझना होगा कि ये सीरीज किस तरह से किया गया। तो चले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सीरीज को कैसे करना है। अगर मैं ये आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे स्क्वायर करके एक कम किया गया, तो देख सकते हैं कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 में से एक कम करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से एक कम करेंगे तो 8। बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए आप, ये तो करेक्ट है। अगर वहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे -1 यानी कि 9 में से एक जाएगा फ्रेंड्स, तो 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1 करते तो 64 - 1 यानी कि 63 आ जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर यही करना होगा, 63 का स्क्वायर -1। तो 63 का स्क्वायर होता कितना है, यानी कि 3 × 9 और ये आपका 39 69 बिल्कुल करेक्ट होता है। और उसमें से आप एक घटा लो, एक घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 39 68, जो कि आप ऑप्शंस देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, ये दिया है कि इसमें त्रिभुज की संख्या हमें काउंट करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, छोटा वाला 4 हो गया, और एक बड़ा वाला को देखें तो ये 5 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बनता है, यानी कि एक बड़ा वाला ये हो गया। तो अब कुल मिलाकर देखें तो फ्रेंड्स इसमें 6 ट्रायंगल बनते, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 हो गया, टोटल को दिखे तो 5 और यहाँ पे एक 6। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 इसमें काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि राजेश प्रारंभ में 3 किलोमीटर जो कि दक्षिण दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको चलाते हैं 3 मीटर। चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ।
यहाँ पे देखो कहना क्या चाहता है कि राजेश प्रारंभ में 3 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो चलिए डायरेक्शन के थ्रू हम लोग बढ़ते हैं। तो नीचे मैं जाता हूँ 3 मीटर। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 3 मीटर नीचे। मान के चलते हैं कि 3 मीटर नीचे आ गया, दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आने के बाद अब क्या कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आता है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो बाएं मुड़ करके क्या कह रहा है कि और 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो बाएं चलने के बाद वो 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो चलो यहाँ तक इसको कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा 8 मीटर तक, यानी कि ये 8 मीटर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़कर 3 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि इस साइड से है तो इसका राइट हैंड इधर होगा। तो राइट हैंड की तरफ 3 मीटर अगेन चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मीटर मैंने अगेन इसको चला दिया। 3 मीटर चलने के बाद आगे क्या कह रहा है कि राजेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा किस दूरी पर वह स्थित है। चलिए तो सबसे पहले हमें दूरी निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमें दिशा पता होना चाहिए कि किस टाइप से। तो दिशा तो क्लियर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्टिंग था और इसको हम यहाँ से सजाएं तो ये किस डायरेक्शन से बनेगा यहाँ से, यानी कि अब इसको लाइन खींच कर देख सकते हो ये किस लाइन पे बनेगा। तो ये आप कह सकते हो फ्रेंड्स, ये आपका ये क्या होता है, ईस्ट होता है, यानी कि ये पूरब और ये आपका नीचे जो था क्या था, नीचे साउथ। तो इधर कौन सा डायरेक्शन बनेगा, तो दक्षिण पूरब तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। अगर ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शंस आपका एक बिल्कुल करेक्ट हो जाए, दक्षिण पूरब। लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर दो तरह से दे दें तो क्या होगा, सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए। तो चलिए मैं दूरी को निकालने की कोशिश करता हूँ कि दूरी कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन को देखें तो 8 होता है। इस तरह से डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट अगर मैं साइन कर दूँ तो अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये क्या बन जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, पेन में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो समकोण त्रिभुज ये 3 था और ये आपका वापस 3 है, तो ये भी 3 हो गया। तो 3 3 6 और आपके देखो यहाँ पे कितना था, ये 8 था, तो ये भी तो 8 होगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 3 और 3 6 और प्लस में 8, यानी कि 6 और 8 का ये ट्रायंगल कितना बनता है, ये 10 का बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होता है, 6 और 8 10 ही तो ट्रिपलेट होता है। इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स इस टोटल दूरी जो थी वो 10 किलोमीटर थी, सॉरी 10 किलोमीटर 10 मीटर थी, और वो किस दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ सारी आपको समझ में आ गई हो कि मैंने कैसे कैसे किया हुआ है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए थे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।